में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं 2021 का पेपर सेकंड, जो कि पिछले यानी इसी साल पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं कि पिछले जो पेपर में आए होते हैं वही क्वेश्चन एज इट इज दे दिए जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए यह पेपर लेकर आया हूं, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। जिससे यहाँ पर अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार वीडियो देख लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, चलने से आगे आगे चलने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने करने के लिए अध्यापिका को, पहला है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। दूसरा है, अब विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तीसरा है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे वे परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। चौथा है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। पहला यानी तीसरा, यानी इसका जो पहला यह होगा और यह होगा। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरा है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? यानी इसमें बताना है कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। पहला है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। चौथा है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। इसका ये चौथा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ये तीनों ऑप्शन जो है, पहले दूसरे और तीसरे, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन हमको निगेटिव बताना है, तो निगेटिव जो ऑप्शन होगा वो चौथा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा है क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है, का कोई आपसी संबंध नहीं है। दूसरा, की भूमिका नगण्य है। तीसरा, का कोई प्रभाव नहीं होता। चौथा, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरे का चौथा ऑप्शन सही होगा, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान वातावरण की रचना करनी चाहिए। खाली स्थान वातावरण के, पहला है भयावह सुसाध्याक, दूसरा है प्रतिस्पर्धिक सुसाध्याक, तीसरा है सहयोगिक या प्रतिस्पर्धिक, चौथा है प्रतिस्पर्धिक या सहयोगिक। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा चौथे का तीसरा ऑप्शन सही होगा, सहयोगिक एवं प्रतिस्पर्धिक। यानी पहले में क्या भराएगा, सहयोगिक, दूसरा जो आप खाली स्थान है उसमें प्रतिस्पर्धिक भराएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो कौन सा ऑप्शन होगा जो अधिगम में प्रभावशाली, अधिगम में क्या करे, विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा दे, एक प्रकार से मोटिवेट करे? तो पहला ऑप्शन क्या है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। दूसरा, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना।
तीसरा है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। चौथा है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। पांचवें का यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है? बच्चे अपने आसपास के विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। दूसरा है बच्चे अपने आसपास के वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तीसरा है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। चौथा है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो छठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? छठवें का हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। तो सातवां क्वेश्चन क्या है? अधिगम एक खाली स्थान प्रक्रिया है। अधिगम के बारे में बताना है कि क्या है, कैसी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है सरल व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है जटिल निष्क्रिय, तीसरा ऑप्शन है जटिल सक्रिय, चौथा ऑप्शन है सरल और रेखीय। यही हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा? नहीं, सतवें का जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा, जटिल एवं सक्रिय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा में अर्थपूर्ण विद्या अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को खालिस्तान चाहिए। पहला समझना, दूसरा अनदेखा करना, तीसरा टालना, चौथा उपेक्षित करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है 9वां। एक खालिस्तान कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, चौथा है प्रगतिशील। तो 9वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा प्रगतिशील ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है? पहला साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालयों से निकाल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तीसरा है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है। तो 10वें का चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? पहला बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो इसका 11वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय बताइए। बच्चों पहला ऑप्शन है प्राथमिक कारक, दूसरा द्वितीयक कारक, तीसरा की कोई भूमिका नहीं है, चौथा है कि बहुत कम भूमिका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो अगला पहला ऑप्शन क्या है? हावर्ड गार्डनर, दूसरा है लॉरेंस कोहलरबर्ग, तीसरा है जिन पियाजे, चौथा है लेओ वाइगोत्स्की। तो 13वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिन पियाजे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है।
दूसरा है विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तीसरा है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। चौथा है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो इसका चौदहवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पहला पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। दूसरा है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तीसरा है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। चौथा है तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो 15वें का हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है के आधार पर जिन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जिन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहला ऑप्शन है संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तीसरा ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाति चिंतन करने में समर्थ है। चौथा ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो इस 16वां का हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के से पूछा गया है कि नैतिक विकास। देखिए अगर लॉरेंस कोहलबर्ग का अगर कहीं भी नाम आता है तो नैतिक विकास से संबंधित होता है। अगर नैतिक विकास का नाम कहीं पर जिक्र होता है तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। पहला ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। दूसरा है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। चौथा ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो 17वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। अब देखिए बाल्यावस्था की अवधि में विकास पहला ऑप्शन है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरा ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है। तीसरा है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। चौथा ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी मेन हमारा क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। दूसरा ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिगम कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता। तो 19 का तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र दर्शन और वयस्क का अधिक कौशल वाले समकक्षीय सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, यानी तीसरा हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचान करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है मतलब अगला ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है
क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। चौथा ऑप्शन है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर यह बहुबुद्धि और हावर्ड गार्डनर का बहुत ही अटूट संबंध है, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने, और अगर हावर्ड गार्डनर का नाम दिया जाता है, आपके उनसे सिद्धांत पूछा जाता है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन के अनुसार सही है? इसमें से हमको बताना है कि कौन सा मिलान है जो सही है। देखिए, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदनात्मक खिलाड़ी, स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतरवैयक्तिक विक्रेता। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। दूसरा, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक अग्रसर होता है। देखिए, अगर कहीं भी, ठीक है, अगर कहीं भी आपको स्कीमा का जिक्र दिया है, ठीक है, ये जो होता है ये जिन पियाजे का शब्द है, ठीक है। अगर कहीं भी स्कीमा और जिन पियाजे दिखे, आपको जिन पियाजे का ऑप्शन होगा स्कीमा का जिन पियाजे। इतना बात ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा ऑप्शन है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका 22 नंबर का हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, नहीं, अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें पहला ऑप्शन है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। चौथा ऑप्शन है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, दूसरा ऑप्शन है बीएफ स्किनर, तीसरा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे। तो 24 वाले का आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। तो इसका हमारा लेव वाइगोत्स्की यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? पहला ऑप्शन है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। दूसरा ऑप्शन है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। चौथा, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन
सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को खाली स्थान समझना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक समस्या, दूसरा ऑप्शन है एक व्यवस्थागत मुद्दा, तीसरा ऑप्शन है एक गुण और साधन, चौथा इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, एक गुण और साधन। देखिए, अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करें एंड शेयर करें, और पहली बार आए हैं अपने हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? पहला है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, दूसरा है रटने पर आधारित परीक्षा देकर, तीसरा है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, चौथा ऑप्शन है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए, अगर कोई भी सीटेड के जो भी क्वेश्चन होते हैं, एक्टिव वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें क्या हो, बच्चे सही, यानी बच्चे जहां पर एक्टिव होते हैं वही क्वेश्चन हमारा क्या होता है? सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पहला ऑप्शन है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, दूसरा ऑप्शन है उनकी जटिलता व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, तीसरा ऑप्शन है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, चौथा ऑप्शन है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नहीं का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। पहला ऑप्शन है बोलती पुस्तकें, दूसरा मतलब इसी में है स्पर्शीय सूचना पत्र, दूसरा है ऑप्शन छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट, तीसरा ऑप्शन है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा से संबंधित ये हमारा क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। पहला ऑप्शन है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दूसरा ऑप्शन है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनके योग्यताओं के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक शिक्षण का प्रबंध करना, चौथा ऑप्शन है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अब आप सभी लोग कमेंट में कीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगला जो टेस्ट आप देंगे तो इससे पता चलेगा आप में सुधार हो रहा है या हर कमी सुधार में कमी हो रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन कैरी करना हो आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट में नीचे छोड़ दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल एके ऑनलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन कर लीजिएगा।